नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। आखिरकार CAA के मामले में जो कुछ भी दिल्ली और देश में हो रहा है, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं की? वो कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अधिकार मिल जाता है या हाई कोर्ट को डायरेक्ट अधिकार मिल जाता है कि वो सुनवाई कर सकता है? और ये किस आर्टिकल के तहत कवर हो रहा था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना? तो भारतीय संविधान में जो लोगों के पास मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार के साथ ही उसकी सुरक्षा भी दी गई कि कैसे इस मौलिक अधिकार की सुरक्षा होगी, किससे? राज्य से, क्योंकि सत्ता किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। तो उसी में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि जब भी कोई मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सुनवाई कर सकता है और हाई कोर्ट भी उस पर सुनवाई कर सकता है। दोनों को पैरेलल अधिकार दिया गया है। तो जामिया मिलिया में जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ, छात्रों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, लाइब्रेरी में घुस करके पुलिस ने मारा, जाति की खबरें आईं, इसी दौरान बसों में आग लगाने और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भी खबरें आईं। इंदिरा जयसिंह समेत तमाम वकीलों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और चाहा कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इसकी सुनवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन मामले को टाल दिया। उसके बाद जब सुनवाई के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो यही वो आर्टिकल है, यानी कि 32 और 226, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अधिकार है। अब उसमें जो कोर्ट रूम था, उसमें वकीलों के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच में बड़ा अच्छा संवाद हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जो चीफ जस्टिस की बहुत ही सख्त टिप्पणी मानी जा रही है कि उसने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन जब कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या करेगी? पहला सवाल। कोई पत्थर मार रहा है, बस जला रहा है, हम पुलिस को FIR दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं? यदि कोई पुलिस अधिकारी देखता है कि कुछ पत्थर आदि फेंके जा रहे हैं तो FIR क्या नहीं दर्ज होनी चाहिए? बस में किसने आग लगाई? बस को किसने जलाई? अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम CAA पे नहीं जा रहे हैं। CAA पे को अलग से चैलेंज किया गया है, वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है। अब इसी बीच में जो सीनियर एडवोकेट है कोलिन गोंजाल्विस, उन्होंने कहा कि जब जामिया के VC ने बयान जारी किया है तो क्या रह जाता है, फिर तो आपको सुन ही लेना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम समाचार रिपोर्टों के आधार पर सुनवाई नहीं करते हैं, यानी कि जो मीडिया में आता है उसके आधार पर हम सुनवाई नहीं करते हैं। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि जब तेलंगाना एनकाउंटर हुआ था और SC के मामले जब सामने जब ये मामला आया था, तब तो आपने जो है बाकायदे कमेटी बना दी थी। तो फिर इस पर CJI ने कहा ये उससे तेलंगाना की घटना एकदम अलग थी और ये घटना एकदम अलग है, दोनों को मत मिलाइए। और तब एक केवल समिति का गठन किया गया था जो जांच करके रिपोर्ट देगी। याचिकाकर्ता के वकील ने CJI से कहा कि जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, कोर्ट रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वकील जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि इसमें कई याचिकाएँ डल चुकी थी और बहुत सारे वकील खड़े थे किसके साथ? जामिया में छात्रों के फेवर में, कि उनके साथ जाती हुई है। तो फिर इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कोई चिल्लाने वाला मैच नहीं है, ये आपके चिल्लाने का स्थान नहीं है, सिर्फ इसलिए यहाँ एक बड़ी भीड़ और मीडिया मौजूद है, इस वजह से यदि आप चिल्ला रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर लास्ट में जो कंक्लूजन दिया उसको समझिए। अवैध गतिविधियाँ नहीं हो सकती है, पुलिस के पास ऐसी सभी आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने का अधिकार है। एक बात और, हम बार बार जब भी कोई इशू आता है, जब भी किसी सरकारी एजेंसी से, न सिर्फ पुलिस से बल्कि जब भी किसी सरकारी एजेंसी से या किसी से टकराव होता है, ख़ास तौर से सिक्योरिटी एजेंसी से, उसमें दिल्ली पुलिस भी हो सकती है, पैरामिलिट्री भी हो सकती है और भी फोर्सेज हो सकती है, तो हम अपने आत्मरक्षा के अधिकार का हवाला देते हैं। आत्मरक्षा के अधिकार का वर्णन कहाँ पे है? IPC के सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि आत्मरक्षा का अधिकार पुलिस के सामने आपका तभी लागू होता है या सुरक्षा एजेंसियों के सामने तभी लागू होता है जब आपकी जान पे उतने ही अनुपात में बन आए।
यानी कि जब आप सार्वजनिक संपत्ति जला रहे हो, सार्वजनिक संपत्ति तोड़ रहे हो, हिंसा कर रहे हो और पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो वहाँ पे आपका आत्मरक्षा का अधिकार पैदा नहीं होता है। वहाँ पे आप सरकारी काम में दखल दे रहे होते हैं। हम भी समझते थे जब स्टूडेंट थे, आंदोलन में हम भी कभी कभी शरीक हुए हैं कि जो चाहे वो हम कर सकते हैं, यानी कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हैं। जानते हैं ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना भी कहीं ना कहीं किसी के अधिकार में हनन कर रहा होता है। इसमें भी जो है ना आप एक तरह से साउंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं यदि सड़क पे सार्वजनिक जगह पे कर रहे होते हैं तो। और ऐसे कई मामले हुए हैं, जब आप लीडिंग केसेस देखेंगे कि ऐसे भी मामले उठे। तो आप यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, अपने अधिकार को मांग करते करते दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपको पुलिस के स्तर पे जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। आज सीजेआई से जो भी संवाद हुआ वकीलों का, उसमें यही बात गौर करने लायक थी कि बार बार सीजेआई ने टोका, पहले दिन भी टोका था कि आप यदि हिंसा कर रहे हैं तो आप हमसे कोई उम्मीद मत कीजिए, सबसे पहले हिंसा को रोकिए। अब जामिया वाले मामले में दो बातें आ रही है। एक बात ये आ रही है कि स्टूडेंट ने भी हिंसा की और बाहरी तत्वों ने उसमें और जो है एंटर करके और मामले को बिगाड़ा। कहा यह जा रहा है कि जामिया मिलिया में छात्रों ने नहीं किया था, मतलब जामिया मिलिया प्रशासन की तरफ से भी ये बात आई, बल्कि बाहरी लोगों ने एंटर करके। और अभी मैं सुबह वीसी का बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 750 फेक आईडी बरामद हुए हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि बाहरी लोग जो है वहाँ से फेक आईडी बना लेते हैं और कैंपस में एंटर कर जाते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये दोनों की जिम्मेदारी है। न तो जामिया प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है और न दिल्ली पुलिस जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। कहीं पे कुछ नकली बन रहा है और जामिया प्रशासन के नॉलेज में ये बात है, तो आपने कितनी एफआईआर दर्ज कराई थी कि 750 फेक आईडी बनी हुई है और इन सारी आईडी का उस दिन इस्तेमाल किया गया? कौन जिम्मेदारी लेगा? मतलब ये सिर्फ कह देने से कि यहाँ पे फेक आईडी का इस्तेमाल करके कैंपस में लोग एंटर किए, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्या पुलिस से ये कह करके कि बाहरी लोग एंटर किए थे इसलिए हमें एंटर करना पड़ा, वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? दोनों में से कोई नहीं बच सकता। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पुलिस का काम है सुरक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति का बचाव करना और ढेर सारे उसकी ड्यूटीज है। यदि सार्वजनिक संपत्ति में कोई आग लगाएगा, हिंसा करेगा, इशू चाहे जो हो, इशू को कोर्ट में लड़िए, संसद में लड़िए, कानून के तहत प्रदर्शन कीजिए, रैली कीजिए, सभा कीजिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यदि नुकसान पहुंचा रहे हैं, देखा आपने, सीजेआई पे तो उंगली नहीं उठा सकते। सीजेआई ने एक दिन नहीं, इस पे 2 दिन में बहुत सारी बातें बोली है और साफ साफ कह दिया है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे, आप हाई कोर्ट जाइए। आपको लगता है कि हाई कोर्ट में जाने के बाद इनको कोई रिलीफ मिलने वाला है? जहां इतने सारे चार्जेज हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। डांट फटकार हो सकती है, इंक्वायरी कमेटी गठित हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जोश में होश खोने से पहले नियम कानून को ठीक से समझें, प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, रैली कीजिए, सभा कीजिए और कोर्ट में चैलेंज कीजिए कि जो कानून पास हुआ है वो संवैधानिक रूप से गलत है, असंवैधानिक है, लेकिन कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। जो फोर्स होती है, यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्स होती है और जो आम आदमी होता है, उसमें सबसे बड़ा अंतर यही होता है, कानून उसके फेवर में होता है, कानून उस तरफ होता है। इसीलिए ज़रा सा आप कोई काम करते हैं तो कह दिया जाता है कानून आप अपनी हाथ में नहीं ले सकते। कानून अपने हाथ में लिए कि एक तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और दूसरा पुलिस से लेकर के कोर्ट तक आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दरअसल ये सब कुछ बड़ा सोच विचार करके बनाया गया है। ऐसा सोचा गया है, संविधान सभा में जब बहस हो रही थी उसके बाद जब बहुत सारे एक्ट बने, क्योंकि कोई भी एक्ट इस देश में तभी सही माना जा सकता है या वैधानिक हो सकता है जब वो संविधान के अनुरूप हो। तो माना ये गया कि जब तक राज्य के हाथ में सत्ता नहीं होगी, जब तक कानून उसके फेवर में नहीं रहेगा, तब तक तो कोई भी कानून अपने हाथ में ले लेगा और कहेगा कि जो आपके पास अधिकार है वही हमारे पास अधिकार है। लिहाजा कानून हमेशा सत्ता के साथ गई, यानी कि राज्य के फेवर में रहा और उसी हिसाब से उसको रूल किया जाता है।
जब आप कानून अपने हाथ में लेते हैं तो फिर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर होती है और उसे अपराध माना जाता है। फिर आपको मुकदमा चला करके दंडित किया जाता है। तो इस पूरे मामले में जो सीजीआई से कोर्ट रूप में संवाद हुआ है वो देखने, सुनने और समझने लायक है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।